नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता अंधेरे में। ये एक लंबी कविता है जो चांद का मुंह टेढ़ा है नामक कविता संग्रह में संकलित है। इस कविता को अलग अलग भागों में विभाजित करके मैं करवा रही हूँ। 7 भाग मैं करवा चुकी हूँ। आज हम आगे की कविता देखते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? फिजूल है इस वक्त कोसना खुद को। कवि क्योंकि कवि पहले अपने अंतर्मन में उनके विचारों की उमड़ घुमड़ चल रही है। उनकी फैंटेसी या उनकी कल्पना में गांधी जी उनके सामने हैं जो मृत हैं। कवि वहाँ से भाग खड़े होते हैं और इधर उधर भागते भागते वो उनके मन में विचार आता है कि फिजूल है इस वक्त कोसना खुद को, कि मैं हालातों के सामने खुद को कोस रहा हूँ, ये बेकार है। एकदम ज़रूरी दोस्तों को खोजूं, कि मैं अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ज़रूरी दोस्तों को खोजना चाहिए। पाऊँ मैं नए नए सहचर। नए नए सहचर यानी नए नए साथी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मुझे अब नए मित्रों की खोज करनी चाहिए तथा नए साथी ढूंढने चाहिए। ऐसे साथी जो सकर्म सतचित वेदना भास्कर, कि जो भास्कर यानी सूर्य। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि मुझे ऐसे साथियों की तलाश करनी चाहिए जो कर्मशील हो, सकर्मक यानी कर्मशील हो, तथा जिनके सतचित की वेदना दीप्त हो, प्रकाशवान हो या सूर्य की तरह चमकती हो। जीने से उतरा, ये सोचकर जीने का मतलब क्या है? सीढ़ियों से नीचे उतरा। एकाएक विद्रूप रूपों से घिर गया सहसा, यानी अचानक ही बहुत सारे विद्रूप जो भयानक शक्ल के चेहरे थे उन्होंने मुझे घेर लिया। पकड़ मशीन सी, और मुझे एक मशीन ने मजबूती से पकड़ लिया। उनकी पकड़ कैसी थी? मशीन के समान, ऐसे लगा जैसे किसी मशीन ने मुझे पकड़ लिया। भयानक आकार घेरते हैं मुझको, और उनके भयानक आकार मुझे घेर रहे हैं। चारों ओर से मैं घिर गया हूँ। मैं आतताई सत्ता के सम्मुख, आतताई यानी शत्रु, जो आतंक करने वाले शत्रु सत्ता है, उनके सम्मुख मैं खड़ा हूँ। एकाएक हृदय धड़क कर रुक गया। क्या हुआ? अचानक ही मेरे हृदय में तेज धड़कन हुई और मैं समझने लगा कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर कवि को पहले हमने जो पंक्तियाँ की थी कि इतने में मुझे कोई चिढ़ाता है, सवाल है मैं क्या करता अब तक। तो यहाँ पर कवि का अंतर्मन जो उसको चिढ़ा रहा है उसी को समझाने में अपना समय बर्बाद वो कर रहा था। लेकिन अब कवि को लगता है कि मुझे अब अपने समझाने बुझाने और कोसने का समय मेरे पास नहीं है। अब मुझे कुछ नए दोस्त बनाने चाहिए, वो दोस्त जो कर्मशील हो, जो कर्म को महत्व देते हों, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। लेकिन तभी कवि के सामने कुछ ऐसे भयानक चेहरे आकर खड़े हो जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। भयानक सनसनी है चारों ओर, पकड़कर कॉलर गला दबाया गया। कवि कहता है कि अचानक उसे पकड़ लिया गया। भयानक सनसनी सी जैसे दौड़ गई हो, या चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ है। कवि को लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। सिपाहियों ने उसके कॉलर को पकड़ रखा है। चांटे से कनपटी टूटी की अचानक ही कवि को लगता है कि बहुत जोर का चांटा लगा, जिससे उसके कनपटी की हड्डी अचानक टूट गई। उसके गाल की त्वचा उस चांटे के कारण, क्योंकि बहुत जोरदार चांटा था, त्वचा उखड़ गई गाल की पूरी। कान में भर गई भयानक अनहद नाद की भन भन। अनहद नाद, जिस नाद यानी स्वर की कोई सीमा न हो, हद न हो, ऐसी एक तेज ध्वनि कान में भनभनाने लगी या गूंजने लगी। आंखों में तैरी रक्तिम तितलियां, चिंगियां नीली। और कवि की आंखों के सामने क्या हो गया? कवि की आंखों के सामने उसे क्या दिखाई देने लगा? लालिमा रक्तिम तितलियां, की रक्त से भरी हुई तितलियां, और जैसे नीले रंग की चिंगारियां उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगी। सामने उगते डूबते धुंधले कुहरिल वर्तुल, जिनका की चक्रिल केंद्र ही फैलता जाता। यहाँ उगते डूबते का मतलब क्या है? ऊपर उठते और नीचे जाते हुए ऐसे धुंधले। कुहरिल यानी कोहरे से भरे हुए, वर्तुल यानी गोलाकार, ऐसी आकृतियां उसके सामने घूमने लगी। उन गोलाकार चक्रों के फैलने से कवि को ऐसा दिखाई पड़ रहा था मानो चक्रील केंद्र ही फैलता जाता। और उनका जो चक्रील केंद्र था यानी गोलाकार जो केंद्र था वो इस प्रकार फैलता हुआ जा रहा था। हृदय में भगदड़, सम्मुख दिखा,
उजाड़ बंजर टीले पर सहसा रो उठा कोई, रो रहा कोई। हृदय में विचारों की भगदड़ मच गई। ऐसे में क्यों, ये सब कैसे हुआ था? थप्पड़ लगने के परिणाम स्वरूप हुआ था। उसे सामने बंजर टीला, एक ऐसा बंजर वियावान टीला दिखाई दिया जो जन शून्य है, वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी अचानक क्या हुआ कि वहाँ से रो उठा कोई, किसी के रोने की आवाज़ आने लगी, भागता कोई सहायता देने। अचानक कोई रो रहा है और कोई उसकी सहायता करने के लिए जैसे भागता हुआ आया। अंतर्द्वंद्वों का पुनर्प्रबंध और पुनर्व्यवस्था, पुनर्गठन सा होता जा रहा है। कवि के मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा है, वहाँ पर उन अंतर्द्वंदों में पुनर्प्रबंध यानी दोबारा से गठन करने या पुनर्व्यवस्था स्थापित करने का भाव कवि के सामने आता है। कवि के चिंतन में ये भाव आता है। हृदय ही बदला, चित्र बदल गया, जबरन ले जाया गया मैं गहरे अंधियारे कमरे के शाह सिफर में। और जैसे ही मेरे हृदय में परिस्थितियाँ बदली, या मेरे हृदय ने जैसे ही थोड़ा शांति का अनुभव किया या चिंतन में बदलाव आया, वैसे ही मेरी भी परिस्थितियाँ बदल गई, दृश्य बदल गया। क्या दृश्य बदल गया कि मुझे लगा कि ज़बरदस्ती मुझे पकड़कर ले जाया गया है। कहाँ? अंधेरे कमरे में, जहाँ शाह सिफर में। सिफर यानी जहाँ बिल्कुल शांत है, खाली स्थान है। तो यहाँ पर कवि के मन में क्या आ रहा है कि जो कवि का मन है ये परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है, वैसे वैसे कवि की जो आंतरिक तत्व है या आंतरिक चेतना है, उसमें भी बदलाव आ रहा है। कवि के आंतरिक तत्व या परस्पर जुड़कर फिर से नया प्रबंध, नई व्यवस्था करने लगते हैं। यानी कवि की चेतना फिर से एक नया विचार गूंथने लगती है, शरीर के अंगों का पुनः गठन करने लगती है। क्योंकि कवि को बहुत जोर का थप्पड़ लगा था, ऐसा उसने अनुभव किया, इसीलिए उसके मानसिक चिंतन में बिखराव आ गया। लेकिन कुछ समय बाद ही उसने अपनी बिखरी हुई शक्तियाँ एकत्रित करी, जिससे कि दृश्य बदल गया। टूटे से स्टूल में बिठाया गया हूँ, शीश की हड्डी जा रही तोड़ी। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? जैसे ही दृश्य बदला, नया दृश्य सामने था, चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था और मुझे एक टूटे हुए स्टूल पर बिठा दिया गया। मेरे सिर की हड्डी तोड़ी जाने लगी। लोहे की कील पर बड़े हथौड़े पड़ रहे लगातार। लोहे की कील मेरे सिर में ठोकी जा रही थी। बड़े हथौड़े से निरंतर हथौड़ों की चोटें मेरे उस कील पर लग रही थी। शीश का मोटा अस्थि कवच ही निकाल डाला और बहुत जल्दी मेरे सिर की बड़ी हड्डी को तोड़ने की कोशिश होने लगी और अस्थि यानी जो हड्डी का बड़ा कवच था वो निकाल दिया गया। देखा जा रहा, किसको देखा जा रहा? इस माथे की या सिर की हड्डी को निकालकर उसे देखा जाने लगा। मस्तक यंत्र में कौन विचारों की कौन सी ऊर्जा है, और क्या ढूंढा जा रहा था कि मस्तिष्क के विचारों में कौन सी शक्ति है, कौन सी सिरा में कौन सी धक-धक, सिरा यानी नाड़ी में, कौन सी नाड़ी में किस प्रकार की धक-धक हो रही है, कौन सी रग में कौन सी फुरफुरी और कौन सी नस में कौन सी हलचल पैदा हो रही है। कहने का भाव क्या है कि यहाँ पर अब जांच होने लगी कि मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जिसमें सत्ता विरोधी भाव उत्पन्न हो रहे हैं। कौन सा भाग ऐसा है जहाँ पर क्रांतिकारी विचार उत्पन्न हो रहे हैं। कहाँ है पश्यत कैमरा, जिसमें देखने वाला कैमरा कहाँ है। तथ्यों के जीवन दृश्य उतरते, कहाँ कहाँ सच्चे सपनों के आशय, कहाँ कहाँ क्षोभ स्फोट समान। यानी यहाँ पर वो जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सी जगह है जहाँ पर कौन से ऐसे तथ्य हैं जहाँ पर जीवन के दृश्य उतरते हैं, जीवन के दृश्य विद्यमान है। और जीवन के यानी सच्चाई के, क्योंकि जीवन में कवि क्या देख रहे हैं? सच्चाई देख रहे हैं समाज की। साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं? जो सच्चे सपने हैं उन सच्चे सपनों के अर्थ को भी जानना चाहते हैं। आशय यानी उसको समझना, उसके अर्थ को समझना। कहाँ कहाँ पर क्षोभ विक्षोभ या स्फोट समान है, कि कहाँ कहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर कवि ये बताते हैं कि जिन्होंने उन्हें पकड़ लिया है वो उसके भीतर कहाँ पर क्रोध का भाव या विस्फोट उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है वो कहाँ है, उसे भी ढूंढो। भीतर कहीं पर गड़े हुए गहरे तलघर, अंदर
छिपे हुए प्रिंटिंग प्रेस को खोजो। इसके साथ साथ वो कवि के मस्तिष्क की चीरफाड़ करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कवि के मन के या मस्तिष्क के भीतर जो छापा खाना है, प्रिंटिंग प्रेस यानी छापा खाना, किसको छापने वाला, जो कवि के दिमाग में नए नए विचारों को छाप रहा है, क्रांतिकारी विचारों को छाप रहा है, ऐसे छापे खाने को ढूंढो जहाँ के चुपचाप ख्यालों के पर्चे छपते रहते हैं, बांटे जाते हैं। और ये वो स्थान कौन है जहाँ पर चुपचाप जो विचारों के पर्चे हैं छपते रहते हैं और उन पर्चों को बांट दिया जाता है। इस संस्था के सेक्रेटरी को खोज निकालो, शायद उसका नाम ही हो आस्था। और वो क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो संस्था है इसके सेक्रेटरी यानी इसके सचिव को खोजो, शायद उसका नाम क्या है, आस्था है। तो यहाँ पर वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन इसका मुखिया है और किस प्रकार यहाँ नए विचारों के पर्चे छप रहे हैं। कहाँ है सरगना इस टुकड़ी का, कहाँ है आत्मा। पता लगाओ कि विचारों के समूह का सरगना यानी विचारों के समूह का जो मुखिया है इस टुकड़ी का, वो कहाँ है आत्मा, वो आत्मा कहाँ है उसका भी पता लगाओ। और मैं सुनता हूँ चिड़ी हुई ऊंची खिजलाई आवाज़। स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता, क्रॉस एग्जामिन हिम थॉरली। चाबुक चमकाकर पीठ पर यद्यपि उखड़े चमड़े की कथई रक्तिम रेखाएं उभरी, पर यह आत्मा कुशल बहुत है। देखिए, थोरोली यानी पूरी तरह से, एग्जामिन करो अर्थात जवाबी बहस करो, यानी उसको पूर्ण तरह से एग्जामिन करो, यानी जवाब में तुम जवाब मांगो, प्रश्न करो, उत्तर मांगो और उसको थोड़ा सा पूरी तरह से तुम उसकी जांच करो। तो यहाँ पर कवि को अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है जो झुंझलाई हुई है, चिड़चिड़ी है। वो क्या कहते हैं मिस्टर गुप्ता कि इसे अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल कर लो, यानी पूरी तरह से इसका निरीक्षण कर लो, तरह तरह के प्रश्न पूछकर बहस करो ताकि उसका पूर्ण एग्जामिन हो जाए। क्रॉस एग्जामिन यानी सच्चाई को निकालना बहस के द्वारा, प्रश्नों के द्वारा उत्तर ढूंढो और उन्हीं उत्तरों में से प्रश्न बनाकर इसकी सच्चाई को जानने का प्रयास करो। लेकिन यहाँ तथ्य उगलवाने के लिए क्या करते हैं, चमकते हुए चाबुक की मार पीठ पर पड़ती है जिससे कि चमड़ी उखड़ जाती है, कथई रंग की लाल रेखाएं उभर आती है पीठ पर। परंतु यहाँ पर कवि की आत्मा को यातनाएं दी जाने लगती हैं, लेकिन कवि की आत्मा क्या है, बड़ी कुशल है, प्रवीण है, चालाक है। तो यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार कवि से जो पुलिस अधिकारी हैं क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लेते हैं, उनसे झूठे प्रश्न पूछे जाते हैं, सच्चाई जानने की कोशिश की जाती है, क्रूरतापूर्ण उन क्रांतिकारी लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर मिस्टर गुप्ता किसी क्रूर शासकीय अधिकारी का प्रतीक हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जैसे स्क्रीनिंग है, मिस्टर गुप्ता है, क्रॉस एग्जामिन है, हिम थोरोली है, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग यहाँ पर हुआ है। देह में रेंग रही संवेदना की गर्मीली कड़वी धारा गहरी, झनझन थरथर तारों को उसके समेट कर वह सब वेदना विस्तार करके इकट्ठा, मेरा मन यह जबरन उसकी छोटी सी कड़ी गठान बांधता, सख्त व मजबूत मानो की पत्थर। कवि के शरीर पर जो मार पड़ रही है, उस पड़ने वाली मार से उत्पन्न गर्म वेदना की कटु धारा बहुत ही गहरी बहने लगी और वो बहते बहते आत्मा तक पहुंच गई। झनझना कर थरथरा कर उसकी जो तारे हैं उसे समेट कर वह वेदना विस्तार करके इकट्ठा, यानी अब खुद की वेदना जो उसे कष्ट दे रही है, लेकिन मेरे मन की इस पीड़ा के विस्तार को इकट्ठा करके बलपूर्वक वो क्या करता है, एक छोटी सी उसकी कट्ठी बनाता है, यानी उसकी गठरी बना लेता है, गठान बांध लेता है, उसकी गांठ बांध लेता है और एक मजबूत गांठ के द्वारा उसे सुरक्षित कर दिया जाता है। गांठ कैसी है, गांठ कैसी है, सख्त है, मजबूत है, जैसे कि पत्थर होता है। कहने का भाव क्या है कि कवि का कठोर मन केवल यातना और पीड़ों को सहन करता चला गया, बल्कि शारीरिक कष्टों का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि कवि
देख रहा है कि क्रांतिकारी लोग कितने मजबूत हैं, जिन पर अत्याचार तो किया जा रहा है लेकिन उस अत्याचार का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो अपने विचारों से पीछे नहीं हट रहे हैं। जोर लगाकर उसी गठान को हथेलियों से करता है चूर चूर, धूल में बिखरा देता है उसको। मन यह हटता है देह की हद से, जाता है कहीं पर अलग जगत में। जब शरीर पर चाबुकों की मार पड़ती है तो कवि क्या कहते हैं, जोर लगाकर उसी गठान को हथेलियों से, जो उसने गांठ लगाई है उस गांठ को, क्योंकि कवि यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि उसके शरीर पर चाबुकों की मार पड़ रही है, तो कवि का जो मन है वो हथेलियों की मुट्ठी कसकर उसे मजबूत बना देता है, जिससे कि पीड़ा तत्काल दूर हो जाए। जब पुलिस अधिकारी कवि के शरीर पर यातना देते हैं तो कहने का भाव क्या है कि वो अपनी हथेलियों की मुट्ठी भींच लेता है ताकि वो पीड़ा को सहन कर सके और उसकी शक्ति बढ़ जाए। कवि का जो मन है वो शरीर की स्थूल सीमाओं को पार करके किसी अन्य लोक में चला जाता है, कि मन हटता है देह की हद से, उसका मन हट जाता है देह की इस शरीर की हद से और वो किसी अन्य लोक में विचरण करने लगता है। तो यहाँ पर कवि जो यातना सहन कर रहा है, अपनी हथेलियों की गांठ बनाकर या उनकी मुट्ठी भींचकर वो उससे किसको चूर चूर कर रहा है, उस पीड़ा को, उस वेदना को समाप्त कर रहा है, उसे धूल में बिखेर रहा है और अपना उसका जो मन है वो इस देह को छोड़कर या इस देह की हदों से पार जाता है कहीं किसी अलग जगत में। विचित्र क्षण है, सिर्फ है जादू। कवि देखता है कि ये वो स्थान है जहाँ की अनुभूति बहुत ही विचित्र है, जैसे कोई जादू सा छा गया हो। सिर्फ है जादू मात्र मैं बिजली, कि यहाँ चारों ओर सिर्फ जादू फैला हुआ है और इसके प्रभाव में कवि क्या बन गया है, बिजली बन गया है। यद्यपि खो में खूंटे बंधा हूँ, दैत्य है आसपास। कवि अंधेरी गुफा में एक खूंटे से बंधा हुआ है और उसके पास आसपास दैत्याकार सिपाही खड़े हुए पहरा दे रहे हैं। फिर भी बहुत दूर मीलों के पार वहाँ गिरता हूँ चुपचाप पत्र के रूप में किसी एक जेब में। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि लेकिन फिर भी वह मजबूती के साथ बैठा हुआ है और गुफा से मीलों दूर कवि का जो मन है एक पत्र के रूप में जाकर गिरता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति के जेब में गिरता है, किसी एक फटे हुए मन की समस्वर समताल सहानुभूति की सनसनी कोमल। और वो जेब कैसी है कि वो जेब किसी ऐसे व्यक्ति की जेब है जो सत्ता का विरोधी है। भाव यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर भी कवि के सामने शत्रु है जो विरोध कर रहे हैं और कवि का मन उसके पास संदेश लेकर पहुँच जाता है। विरोध किसका? उस जो अन्याय उन पर किया जा रहा है उसका विरोध कर रहा है और कवि उसके पास संदेश लेकर पहुँच जाता है। वहाँ पर समस्वर यानी बराबर आवाज़। बराबर आवाज़ यहाँ पर किसकी है? वो विचारधाराएं जो कवि से सहमत हैं, जो कवि की ताल से ताल मिलाते हैं, यानी कवि के समान ही समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसीलिए मुझे संवर और समताल वहाँ सुनाई पड़ता है, सहानुभूति की सनसनी कोमल। वहाँ पर जो विचार हैं वो कैसे हैं? सहानुभूतिपूर्ण है, क्योंकि कवि को लगता है कि मेरे समान और भी बहुत से लोग हैं जो इस क्रूर सत्ता की यातनाएं सहन कर रहे हैं। भले ही हम सब लोग बाहर से शांति दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे अंदर बिजली के तारों का जाल बिछा हुआ है और ये तारे आपस में उलझी हुई है। हम कहाँ नहीं, सभी जगह हम हैं। निजता हमारी भीतर भीतर बिजली के जीवित तारों के जाल हैं, कि हम कहाँ नहीं हैं, हम प्रत्येक जगह हैं। और हम कैसे उलझे हुए हैं? जैसे बिजली के तार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसी तारों के समान हम भी एक दूसरे से उलझे हुए हैं। ये तारें आपस में उलझी हुई हैं लेकिन प्रकाशवान हैं। ज्वलंत तारों की भीषण गुत्थी। और ये तार कैसे हैं? बड़े ही ज्वलंत हैं। ज्वलंत है यानी इनमें ये क्या है? विद्युत है, या इनमें प्रकाश है, या ये क्रांति की प्रतीक हैं। ये तारे, ये विचार हैं। बाहर धूल सी भूरी, कि बाहर का रंग कैसा है? बाहर से धूल से भरी हुई मिट्टी के समान है। ज़मीन की पपड़ी
जमीन की पपड़ी के समान है, यानी बाहर से हम कैसे दिख रहे हैं, जमीन की पपड़ी, धूल से भरी हुई, अग्नि को लेकर मस्तक हिम्मत, लेकिन हमारे अंदर क्या है, क्रांति की आग है, अग्नि को लेकर, यानी क्रांति की अग्नि को लेकर हमारा जो मस्तिष्क है उसमें प्रचंड आंधी और तूफान लिए हुए हम कैसे हैं, बर्फ के समान है। यहाँ पर जो उग्र प्रभंजन है वो क्या है, तेज तूफान को लेकर। उर यह बिल्कुल निश्चल है, और उर यानी हृदय, बिल्कुल निश्चल है यानी बिल्कुल शांत है। भीषण शक्ति को धारण करके आत्मा का पोशाक दीन व मैला। तो यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि हम बिल्कुल शांत हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं, लक्ष्य को सामने रखकर ही हम काम करते हैं, और हमारे भीतर क्या है, भयंकर ताकत है, भयानक ताकत को हमने धारण कर रखा है, जो कि हमारी आत्मा बड़ी दीन और दुर्बल दीन व मैला यानी दीन और दुर्बल दिखाई देती है, लेकिन ये विचित्र रूप धारण करके चलता है जीवन लक्ष्यों के पथ पर। ये विचित्र रूप हमने क्यों धारण किए हुए हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए। भाव ये है कि भले ही कवि जैसे शोषित लोगों का तन मैला और कमज़ोर है, लेकिन उनके इरादे बुलंद है, और वो इस संसार से आर्थिक और सामाजिक विषमता को समाप्त करने के लिए ऐसा जीवन जी रहे हैं और इसके लिए प्रतिबद्ध है। तो कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि हम शोषण का शिकार हैं, हम पर अत्याचार किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर बहुत शक्ति है। हमारी आत्मा इस प्रकार का चोला पहन कर रखती है जो बड़ा ही दयनीय है, मैला है, लेकिन हमारे विचार हमारे लक्ष्य पर टिके हुए हैं। लक्ष्य क्या है, अन्याय का नाश करना, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना। तो उम्मीद करती हूँ कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।